हेलो बच्चों आज हम शुरू करेंगे अपना एक नया डिस्कशन इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर का। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अपने वीडियोस के माध्यम से कवर कर चुके हैं। तो आज के इस सेशन में मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगा बारीक पॉइंट्स जिसमें जनरली बच्चे गलती करते हैं, और एक बार क्विक रिकैप लगाएंगे बच्चों हम इस चैप्टर का। तो फटाफट से अपने रजिस्टर्स निकाल के आप जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। चलिए बच्चों, तो पहले मैं आपके साथ रिवीजन जो करूंगा, तो पहले मैं कम से कम आपके साथ कुछ देर तक वार्तालाप करूंगा, ठीक है ना, एक फ्लो में। तो उस वार्तालाप के बाद मुझे आप बताना कि वहां तक पहले बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है ना। तो पहले हम शुरू करेंगे। तो अब इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर जब भी आप रिवाइज करें या जब भी आपको पढ़ना हो तो किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कॉल्स इन अरियर क्या है और कॉल्स इन एडवांस क्या है, ठीक है। पहले इन दोनों बातों पर अच्छे से ग्रिप, इन दोनों चीजों की ग्रिप लेनी है कि कॉल्स इन अरियर क्या है, कॉल्स इन एडवांस क्या है। और किसी भी सवाल को, किसी भी क्वेश्चन को आप इन दोनों अकाउंट्स को ओपन करके या बिना ओपन करे कर पा रहे हैं सॉल्व, ये अपने मन में जानना जरूरी है कि किसी भी सवाल को आप कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके भी सॉल्व कर पाते हो सही, या बिना ओपन करे भी सॉल्व कर पाते हो सही। पहले इस पर अपने को अपनी ग्रिप अच्छी रखनी है, क्लैरिटी रखनी है। बोर्ड्स के अंदर अगर आप कॉल्स इन अरियर या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करके सॉल्व करते हो तो वो ज्यादा बेहतर तरीका है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करो या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करो। तो अगर आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी इसको ओपन करके ही सॉल्व करने की है तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी। क्वेश्चन कभी ये नहीं कहेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करो विदाउट ओपनिंग ये। हाँ, क्वेश्चन हो सकता है साइलेंट हो, वो कुछ ना बोले, और अगर कुछ ना बोले तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो हम अपनी आदत क्या डालेंगे, या आप भी अपनी प्रैक्टिस क्या डालें कि आप हर सवाल को कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन अरियर अकाउंट के साथ ही प्रिपेयर करो या प्रैक्टिस करो। सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है ना। तो इस पर आएंगे अभी थोड़ी देर में, एक एग्जाम्पल करके कोशिश करेंगे कि इन दोनों को अकाउंट ओपन करके भी और बिना ओपन करे भी कवर कर लें, ठीक है। तो पहले होगी ये कहानी, फिर इसके बाद आपको प्रोराटा की वर्किंग की अंडरस्टैंडिंग करनी है। आखिरी वर्ड इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरी वर्ड आप बच्चे इग्नोर करते हो, आप बच्चे रटने की कोशिश करते हो, जो गलत है, जिससे आपको बहुत दिक्कत होगी। मैं ऐसे बच्चों से आपको मिलवाऊंगा, किसी दिन मौका लगेगा, जो बच्चे इस शेयर्स के सवाल 5 से 6 मिनट में कर लेते हैं, 8 मिनट के, बिल्कुल 5 से 6 मिनट में, इतने प्रैक्टिस के बाद। क्योंकि उन्होंने समझ रखा है, उन्हें टेबल तक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रोराटा उन्हें वर्किंग तक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बच्चा तो ऐसा हो गया था, मेरा क्वेश्चन देखा और वो कहता था सर कैपिटल रिजर्व ये है, ये हाल हो गया था। लेकिन वो कब होगा, जब आप क्वेश्चन को समझेंगे। आपको प्रोराटा की वर्किंग को समझना है, रटना नहीं है कि ये इंटू ये होता है, फिर ये माइनस ये होता है, ये होता है, अरे मैं भूल गया। नहीं, समझेंगे। आज दोबारा से इस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आपको समझना बहुत जरूरी है अगला टॉपिक, कि कैसे शेयर्स के अंदर शेयर्स को फोरफीट करते हैं और उन्हें रीइश्यू करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट। हालांकि ये कई बच्चों को आता है क्योंकि थोड़ा आसान है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। हां, एग्जाम के नजरिए से
जब बड़ा क्वेश्चन आएगा फोर फीचर का या री इशू का, उस बड़े क्वेश्चन के नजरिए से इस कॉन्सेप्ट के साथ ही प्रोराटा भी लगा हुआ होगा, प्रोराटा भी होगा, यानी प्रोराटा का कॉन्सेप्ट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ फोर फीचर भी होगा। तो उन दोनों को इकट्ठे हमें पढ़ना समझना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि एक बड़ा बदमाश होगा क्वेश्चन के अंदर, तो बड़े बदमाश के साथ आपको फोर फीचर भी झेलना है और बड़े बदमाश के साथ आपको प्रोराटा भी देखना है। तो जब बड़े क्वेश्चन के अंदर ये तीन कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे तब धमाकेदार क्वेश्चन बनता है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चैप्टर को आप इस तरह से अपने मन में डिवाइड करके चलेंगे कि जब भी चैप्टर पढ़ेंगे हम तो ऐसे काम करेंगे। पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हमें ये पक्का आता है कि नहीं, फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि ये पक्का आता है कि नहीं, फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि ये पक्का आता है कि नहीं। तो पहले, अब आगे बढ़ने से पहले मैं एग्जाम्पल इन्हीं पर आधारित कराऊंगा। तो अब एक थम्स अप आज का ये भेजो कि अब आप तैयार हो पहले बिल्कुल मेरे साथ अब करने के लिए। बाद में मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे फिर लेता हूं। ओके, ठीक है, ओके। तो बाद में डाउट्स की चर्चा कर लेंगे और अभी हम इस पर आते हैं ताकि एग्जाम की तैयारी हो जाए। ठीक है, इसमें सारी डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, चिंता ना करना। चलो, तो पहले हेडिंग डाल देना, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी करना है। कॉल सिनेरियर, फास्ट फास्ट, कॉल सिनेरियर। ठीक है, एग्जाम्पल 10,000 शेयर्स हैं मान लेते हैं कंपनी के, 10 रुपए का शेयर है। ठीक है, 4 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए फर्स्ट कॉल। और एक व्यक्ति के पास है 100 शेयर्स, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल नहीं दी, मान लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहली एंट्री हो जाएगी, दूसरी एंट्री हो जाएगी, तीसरी एंट्री भी हो जाएगी। वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक हमें कुछ कॉल सिनेरियर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो चौथी एंट्री है, चौथी एंट्री के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। चौथी एंट्री के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन है कि हम कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन ना करें, जैसे मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, हम कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। और एक ऑप्शन होता है कि हम कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हम कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन ना करें या हम कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन करें। तो अगर हम ओपन नहीं कर रहे तो हम सीधा सीधा ये 300 रुपए जो कॉल सिनेरियर है, 300 रुपए है ना, इसने 300 रुपए नहीं दिए अलॉटमेंट के, 100 शेयर इंटू 300 रुपए नहीं दिए। वो सीधा सीधा 300 शेयर के 300 रुपए मतलब हम माइनस कर दें तो सीधी सी बात बन गई 10 इंटू 3, 30,000 में से 300 मिले नहीं तो मैं सीधा 29,700 यहां और 29,700 यहां लिख लूं और ये भी मेरी एंट्री ठीक हो जाएगी, ये भी एंट्री ठीक हो गई। और अगर हमें कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन करना है तो फिर हम यहां पर तो पूरे 30,000 ही लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे 29,700 और कॉल सिनेरियर डेबिट में लिखेंगे 300। तो इसका मतलब हो रहा है कि हम कॉल सिनेरियर अकाउंट खोल रहे हैं। हमने कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन कर दिया, तो जैसे ही आप कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट करते हो इसका मतलब आपने कॉल सिनेरियर अकाउंट खोल दिया है, ये खुल गया। ठीक है ना। अब दोनों में फर्क क्या होगा, इसमें हमने कॉल सिनेरियर नहीं खोला, तो जब हमने खोला ही नहीं तो बंद भी नहीं करना, मतलब यहां कोई टेंशन नहीं है, बस यहां तो अपना टेंशन फ्री हो गए। लेकिन यहां पर हमने कॉल सिनेरियर खोल रखा है, यहां पर हमने कॉल सिनेरियर खोल रखा है,
तो भगवान ना करे कल को जब शेयर्स फोरफीट होंगे तो हमें यहां पर कॉल इन अरियर बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए कॉल इन अरियर अकाउंट क्रेडिट करा जाएगा। कॉल इन अरियर अकाउंट बंद करने के लिए क्रेडिट होगा। कब होगा? बाद में होगा, फोरफीचर के टाइम पर होगा। और अगर सवाल में फोरफीचर नहीं है तो फिर बंद ही नहीं होगा, फिर तो मेरी टेंशन ही नहीं बस। लेकिन यहां पर हमें कॉल इन अरियर को ना खोला ना बंद करना, यहां कुछ नहीं करना। तो कॉल इन अरियर अकाउंट जो है वो आप खोल के भी काम कर सकते हो या बिना खोले भी काम कर सकते हो। बिना खोले काम करोगे तो ऐसे होगा, कॉल इन अरियर लिखकर करोगे तो ऐसे होगा। सेम कॉन्सेप्ट है फर्स्ट कॉल पर भी, सेम कॉन्सेप्ट फर्स्ट कॉल पर भी एप्लीकेबल है। तो अब ये देख लो, नोट कर लो, कॉल इन अरियर से संबंधित अब जो सवाल है मुझे बता देना, और बिल्कुल क्लियर हो गई बात तो थम्स अप भेज देना। दोनों तरीकों से क्लियर होगी तो थम्स अप भेज देना, बिना खोले और खोल के। ओके, ठीक है, क्लियर, ओके। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसका नाम है कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर तो 100 शेयर्स ने 3 रुपए नहीं दिए अलॉटमेंट के, तो 300 रुपए हमें पता चल गया कि हमें पैसे नहीं मिले, बस उसको बोलते हैं कॉल इन अरियर। तो कॉल इन अरियर अकाउंट जो है वो यहां पर 300 रुपए ये आ जाएगा। चलो ठीक है जी, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। सब बच्चों ने कहा ओके। एग्जाम्पल नंबर 2। तो अब कॉल इन अरियर का कभी भी कोई भी डर अपने मन में नहीं रखना, चाहे अकाउंट ओपन करना पड़े चाहे ना करना पड़े, अब कभी नहीं डरने का। कॉल इन अरियर में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कॉल्स इन एडवांस। 10,000 शेयर्स हैं मान लेते हैं कंपनी के, 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 4 रुपए अलॉटमेंट के हैं, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं, ठीक है मान लेते हैं। और एक आदमी के पास हैं 100 शेयर्स, तो उसने क्या करा, उसने फर्स्ट कॉल के 3 रुपए भी हमें यहां पर दे दिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना, इधर उधर कंसंट्रेशन ले जाओगे फिर बाद में कहोगे कि ये दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है। तो इस आदमी ने फर्स्ट कॉल के 3 रुपए भी हमें अलॉटमेंट के साथ ही दे दिए। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि कॉल्स इन एडवांस मतलब जल्दी पैसे मिलने को कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। जल्दी पैसे मिल गए, तो जल्दी कितने रुपए मिले आपको? 3 रुपए जल्दी मिल गए। 100 शेयर हैं तो कितने रुपए जल्दी मिले? 300 रुपए जल्दी मिले। पहली एंट्री सेम, दूसरी एंट्री सेम, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तीसरी एंट्री सेम, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, चौथी एंट्री। अब आप कह रहे हो कि मुझे कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करना, आप ये कह रहे हो कि मुझे कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करना, तो बहुत अच्छी बात है। और आप ये कह रहे हो कि मुझे कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना है, चलो अब ध्यान से सुन लेना। पहले जितने भी जो नालायक हैं बच्चे वो पहले ध्यान से देखें, जो नालायक बच्चे हैं वो पहले ध्यान से देखें। शेयर अलॉटमेंट के कितने रुपए हैं? 4 रुपए हैं। शेयर अलॉटमेंट के कितने रुपए हैं? 4 रुपए हैं। 10,000 शेयर हैं तो 40,000 रुपए तो शेयर अलॉटमेंट के हो गए। 40,000 तो शेयर अलॉटमेंट के हो गए, ये तो मिलेंगे ही, ये तो मिलेंगे ही। और 300 रुपए हमें एडवांस भी मिल गया, 300 रुपए हमें एडवांस भी मिल गया। तो मुझे कुल मिलाकर 40,300 रुपए मिले हैं। मुझे कुल मिलाकर
40,300 रुपए मिले हैं। अब बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक का मतलब है डेबिट का, जितने रुपए बैंक में आए। तो 40,300 रुपए बैंक में आए। किस बात के 300 रुपए किस बात के आए भाई? 300 रुपए किस बात के एक्स्ट्रा आए हैं? तो देखो 300 रुपए किस बात के एक्स्ट्रा आए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ओपन नहीं करूं तो लिखोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मतलब आप बताओगे कि ये 300 रुपए शेयर फर्स्ट कॉल के आए हैं तो ये लिखोगे। और अगर आप चाहते हो कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करूं तो आप लिखोगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो ये लिखोगे। तो दोनों ऑल्टरनेटिव ठीक है भाई। या तो आप बता दो कि ये 300 रुपए शेयर फर्स्ट कॉल के आए हैं, या तो ये बताओगे, और नहीं तो ये बताओगे कि ये 300 रुपए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के हैं। मतलब दोनों में से कोई भी एक ऑल्टरनेटिव कर सकते हो, हैं दोनों ठीक। तो पहले इसको नोट करो, अपने मन में बसाओ और मुझे थम्स अप भेजो कि पहले यहां तक क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो कितना सिंपल है ये, तो कितना सिंपल है। तो या तो ये आएगा या ये आएगा। ज्यादा बेहतर वो है, एग्जाम में बोर्ड्स के लिए ज्यादा अच्छा वो है, उससे हम सेफ रहते हैं, उसमें टेंशन नहीं है। अच्छा, अब पांचवी एंट्री सेम रहेगी बच्चों, पांचवी एंट्री सेम रहेगी। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, पांचवी एंट्री सेम रहेगी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब छठी एंट्री, छठी एंट्री, अब जब हमें फर्स्ट कॉल के पैसे मिलेंगे, जब हमें फर्स्ट कॉल के पैसे मिलेंगे छठी एंट्री में, तो इस केस में तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल की कितने रुपए हैं? 3 रुपए। 10,000 शेयर हैं, 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए बच्चों। 10,000 इंटू 3 30,000 रुपए। 300 रुपए पहले मिल चुके, 300 रुपए ये रहे ऊपर, टू शेयर फर्स्ट कॉल के 300 रुपए ऊपर लिखे हैं। तो इसमें तो आप लिखोगे 29,700, 29,700। तो देखो इस केस में, इस केस में हमने टू शेयर फर्स्ट कॉल पहले ही 300 लिख रखा है और टू शेयर फर्स्ट कॉल अभी 29,700 यहां आ गया। तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों में मिलाकर 30,000 तो हो गया ना। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल का 30,000 हो गया, 300 पहले आ गया, 29,700 यहां आ गया, तो ये ठीक हो गई बात। अब इस केस में, इस केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब इस केस में तो शेयर फर्स्ट कॉल में पहले कुछ नहीं आया था ना, इस केस में तो यहां पर तो टू शेयर फर्स्ट कॉल में पूरे 30,000 ही आएंगे, पूरे 30,000 ही आएंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल में। भाई यहां पर तो 300 ऊपर आ गए, 29,700 यहां आ गए, ये दोनों मिलके 30,000 बन गए। लेकिन यहां पर तो टू शेयर फर्स्ट कॉल पहली बार ही लिख रहे हो, तो पहली बार 30,000 तो यहां आएंगे, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। और बैंक अकाउंट डेबिट मिलेंगे आपको 29,700, ये भी कोई रोक नहीं सकता। अब यहां क्या बस हुआ, हमने पहले कॉल्स इन एडवांस नामक अकाउंट खोल रखा था, उसे क्रेडिट करा था, तो हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोला, तो अब यहां पर वो बंद हो जाएगा। बंद कैसे होगा? उसे डेबिट करके। तो आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को अभी 300 रुपए को डेबिट कर दोगे, तो ये बंद हो गया, वहां पे खुला, यहां पे बंद हो गया। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर खुलेगा, यहां बंद हो जाएगा, खुला बंद हुआ, तो फिर ऐसे एंट्री होगी। और अगर आपने खोला ही नहीं तो ऐसे एंट्री होगी। तो अब इसको अपने मन में बसाओ, देखो कि समझ आ गई कहानी, और फिर मुझे थम्स अप भेजना, फिर ये कॉल्स इन एडवांस का भी डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ओके,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ओके ओके ओके, चलो परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो नोट भी कर लेना, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस और विद ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस। खुलेगा कॉल्स इन एडवांस तो बंद भी होगा, ये पक्का है। कॉल्स इन एडवांस खुला तो बंद भी होगा, और या तो फिर खोलो ही मत, फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये टेंशन भी फिनिश हो गई। तो कॉल्स इन एरियर हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया, जिसमें बच्चा गलती करता है। अब समझते हैं प्रोराटा की वर्किंग, प्रोराटा की बातें अंडरस्टैंड करने के पर्सपेक्टिव से, नजरिए से प्रोराटा की बातें। चलो, प्रोराटा का मतलब क्या है? प्रोराटा का मतलब यह है कि जनता हमसे ज्यादा शेयर्स मांग रही है, अप्लाई कर रही है, लेकिन कंपनी की मजबूरी यह है कि कंपनी उन्हें कम ही शेयर दे पाएगी, है ना। कंपनी की मजबूरी यह है कि कंपनी उन्हें कम ही शेयर दे पाएगी, लेकिन जब पब्लिक कंपनी से शेयर मांग रही होती है तो उस समय उन्हें नहीं पता होता, उस समय उन्हें नहीं पता होता। अब आप मुझसे चॉकलेट मांगो, हर बच्चा, कि बच्चों एक एप्लीकेशन भेजो कि आपको कितनी चॉकलेट चाहिए, और एक चॉकलेट के 2 रुपए पहले मेरे को दे देना एप्लीकेशन के। तो आप तो जितनी चॉकलेट मांगोगे उसी के हिसाब से एप्लीकेशन के 2 रुपए मुझे लगा के दोगे, लेकिन आपको कितनी मिलने वाली है यह भी आपको भी नहीं पता, यह भी आपको नहीं पता होता। तो इसी तरह की बात यहां पर भी होती है। अब जैसे कि मैं ले लेता हूं कि मान लेते हैं कि लोगों ने अप्लाई करे, फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी, लेकिन कंपनी ने मान लो उन्हें अलॉट करे सिर्फ 2,000, कुछ भी ले सकते हैं, हम तो ऐसी रैंडमली समझ रहे हैं बात, ठीक है जी। तो प्रोराटा का रेशियो बन गया 5:1 कॉन्सेप्चुअल। इसका मतलब 5 शेयर मांगने वाले को 1 मिलेगा, 5 शेयर मांगने वाले को इसका मतलब 1 मिलेगा, ये मतलब हो गया। तो 5 शेयर मांगने वाले को 1 शेयर मिल रहा है, ये तो हो गई एक कहानी, ठीक है जी। अब मान लेते हैं 10 रुपए का शेयर है और एप्लीकेशन है 3 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन है 3 रुपए की। तो देखो, अब एप्लीकेशन के पैसे जो हमें मिलेंगे, हमें मतलब कंपनी को मिलेंगे, तो आपने यानी पब्लिक ने तो 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, तो वो तो 3 रुपए लगा के देंगे, सीधी सीधी बात है, वो तो 3 रुपए लगा के देंगे, तो पब्लिक तो 30,000 रुपए दे देगी। लेकिन जब उनको कुछ दिनों बाद पता चला कि अरे अरे कंपनी ने तो सिर्फ 2,000 शेयर ही अलॉट करे हैं, तो कायदे से कंपनी को एप्लीकेशन मनी जो लेना चाहिए था, शुड बी रिसीव्ड, कायदे से कंपनी को जो एप्लीकेशन का पैसा जो लेना चाहिए था, कायदे से वो तो सिर्फ 2,000 शेयर के लिए लेना चाहिए था, क्योंकि कंपनी तो 2,000 शेयर ही अलॉट कर रही है, तो 2,000 शेयर मतलब 6,000 रुपए लेने चाहिए थे। तो इसका मतलब कंपनी ने लोगों के 24,000 रुपए एक्स्ट्रा रिसीव कर लिए हैं। इसका मतलब कंपनी के पास लोगों के 24,000 रुपए एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो पहले यहां तक का थम्स अप भेजो, यहां तक का थम्स अप चाहिए, पहले यहां तक का थम्स अप भेजो, और इधर उधर के डाउट मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपने सवालों से संबंधित यहां तक की वर्किंग में किसी को डाउट हो तो ओके। ठीक है, पहले इतना समझना जरूरी है, इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है पहले। हाँ, एक्सेस मतलब एक बच्चा पूछ रहा है, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा मनी। तो आपने मुझे 30,000 रुपए दिए, मतलब पब्लिक ने मुझे 30,000 रुपए दिए और देने चाहिए सिर्फ 6,000, तो इसको एक्सेस बोल रहे हैं। एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा मनी, ओके।
ओके, ठीक है ठीक है। अब ये हो गया। अब 24,000 रुपए को पकड़ के चलना है, ठीक है। अब समझो आपकी जेब में 24,000 रुपए एक्स्ट्रा हैं, ये समझ को ये पकड़ के चलना है। अब मान लो अलॉटमेंट जो है वो है 5 रुपए की। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 5 रुपए की, ठीक है। ध्यान से सुनना, समझना। अब मैंने लोगों को 2000 शेयर अलॉट कर रखे हैं, मैंने लोगों को 2000 शेयर अलॉट कर रखे हैं, ठीक है। अब इसका रोल खत्म हो गया। अब कितनी चिट्ठियां आई वो खत्म हो गई, बेकार हो गई। मैंने लोगों को अब कितने शेयर दे रखे हैं? 2000 शेयर्स अलॉट कर रखे हैं। अब कुछ दिनों बाद अलॉटमेंट का टाइम आएगा, मैं कहूंगा लाओ पब्लिक लाओ 5 रुपए। मैं उनसे 5 रुपए मांगूंगा। 2000 लोग हैं, 2000 शेयर्स हैं, तो अंग्रेजी भी लिख लेता हूं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो मैं उन लोगों से कह रहा हूं लाओ भाई लाओ, अलॉटमेंट के 5 रुपए लाओ भाई लाओ। अलॉटमेंट के 5 रुपए का मतलब हो गया 10,000 रुपए में मैं उनसे मांगूंगा। मैं उनसे कितने रुपए मांगूंगा? 10,000 रुपए मांगूंगा। तो वो लोग, क्या आपको नहीं लगता वो ये कहेंगे कि साहब आपने ऑलरेडी हमसे 24,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रखे हैं? पब्लिक यही तो कहेगी मुझसे। आप पब्लिक बन के सोचो, पब्लिक क्या कहेगी कि कंपनी आपने 24,000 रुपए ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले रखे हैं हमसे। अगर मान लो मैं आज आपसे बीकॉम की फीस पहले ही ले लूं एक्स्ट्रा, और अगले साल आपसे बीकॉम के पैसे मांगू कि लाओ बच्चों बीकॉम की फीस दो, तो बोलोगे नहीं कि सर हम ऑलरेडी पहले एक्स्ट्रा दे चुके हैं? बोलोगे। तो अगर मैं पब्लिक से 10,000 रुपए मांग रहा हूं अलॉटमेंट के, तो पब्लिक कहेगी कि साहब आपने 24,000 रुपए तो ऑलरेडी हमने एक्सेस दे रखा है, एक्स्ट्रा दे रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 24,000 रुपए जो एक्स्ट्रा हैं उसे एडजस्ट करूंगा। ये तो सिंपल कॉमन सेंस है। तो इस 24,000 रुपए को जो आपने उनसे एक्स्ट्रा ले रखे हैं, आप उसे एडजस्ट करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। तो आप उनके 10,000 रुपए एडजस्ट कर लोगे। इसे बोलते हैं एडजस्ट करना। लिख लेता हूं यहां एडजस्ट। आप उनके 10,000 रुपए एडजस्ट कर दोगे। अब यहां तक का थम्स अप भेजो, यहां तक का थम्स अप भेजो। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस हो गया यहां तक। तो 10,000 एडजस्ट कर दिए। तो देखो मेरी जेब में 24,000 थे, 24,000 थे, 10,000 मैंने एडजस्ट कर दिया। अभी भी ध्यान रखना, फिगर ध्यान रखते रहना, अभी भी 14,000 रुपए बचे हुए हैं एक्स्ट्रा। अभी भी कितने बचे हुए हैं एक्स्ट्रा जेब में? 14,000 अभी भी बचे हुए हैं एक्स्ट्रा। गणित चलती रहनी चाहिए दिमाग में। तो अभी भी 14,000 रुपए एक्स्ट्रा जेब में बचे हुए हैं। अब सुनना ध्यान से। अब हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। अब हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। दो माथे पे लिखवा लेना, दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर कभी भी पैसे बच जाते हैं तो दो ऑल्टरनेटिव्स होंगे अब हमारे पास, दो। सुनना, अब कंपनी फर्स्ट कॉल भी मांगेगी कुछ दिनों के बाद। अब फर्स्ट कॉल का दिन आया तो मैं फर्स्ट कॉल के उनसे कहूंगा लाओ जी लाओ, फर्स्ट कॉल के दिन। अब आप बीकॉम सेकंड ईयर में आ गए हो, अब मैं आपसे कह रहा हूं लाओ बीकॉम सेकंड ईयर के पैसे दो मुझे। तो मैं आपसे 2 रुपए जब फर्स्ट कॉल के मांगूंगा, यानी 4,000 रुपए मांगूंगा। यहां लिख लेता हूं, चलो इधर लिख लेता हूं। अब मैं आपसे 4,000 रुपए फर्स्ट कॉल के मांगूंगा, तो आप क्या कहोगे? सर 14,000 रुपए अभी भी हमारे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं आपके पास। मैं कहूंगा हाँ बच्चों पड़े हुए हैं। तो आप कहोगे नहीं कहोगे कि सर उसमें से एडजस्ट कर लो, अभी सेकंड ईयर के पैसे क्यों मांग रहे हो? अगर आपने मुझे एक्स्ट्रा पैसे आज दे रखे हैं तो वो पैसे मैं आगे एडजस्ट करूंगा बच्चों। ये तो कॉमन सेंस है। एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा पैसे जो हैं मेरे पास 24,000, वो मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा, वो कर दिए। उसके बाद भी 14,000 एक्स्ट्रा बच गए, तो वो मैं फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करूंगा। तो 14 में से 4 मैंने लो यहां एडजस्ट कर दिए। गणित चलती रहनी चाहिए। अभी भी जेब में 10,000 एक्स्ट्रा बचे हैं, अभी भी। तो अब तो खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गया बस, अब तो आगे कुछ है भी नहीं।
तो मुझे 10,000 रुपए उन लोगों के रिफंड करने पड़ेंगे। मुझे 10,000 रुपए अब उन लोगों के, मैं कहूंगा लो भाई अभी भी 10,000 बचे हुए, अब ये तो ले लो अपने, यही तो करूंगा। तो पूरी गणित समझो, 14,000 जो एक्स्ट्रा बचे थे, तो पहले तो मैंने फर्स्ट कॉल से उनके 4,000 जो मांगे, उन्होंने कहा एडजस्ट कर लो, मैंने कर लिए, 14 में से 4 एडजस्ट हो गए, अभी भी तो 10 बच गए, वो आपको फिर रिफंड करने पड़ेंगे। तो भेजो फाइनल थम्सअप की पहले ये क्लियर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो सबने बच्चों ने तो पहले ही भेज दिया था कि 10,000 रिफंड, ठीक है। और बच्चों कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी शुड बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट ओनली, ऐसा लिखा होगा। इसका हिंदी में अर्थ है कि एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा पैसे को सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करो, बस आगे नहीं करना एडजस्ट। तो उसका मतलब ये हो जाता कि वो ये कहता कि हमें फर्स्ट कॉल पे कोई भी पैसे एडजस्ट नहीं करने। तो उस केस में हम ये पूरे के पूरे 14,000 जो बच जाते, मतलब हमने अलॉटमेंट के 10,000 तो एडजस्ट कर लिए और उसके बाद 14 बच गए थे, तो फिर हम वही पूरे के पूरे 14 उनको सबको रिफंड कर देते, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता तो। इसकी लैंग्वेज क्या होती है? इसकी लैंग्वेज होगी एक्सेस एप्लीकेशन मनी शुड बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट ओनली। तो इसका मतलब आप सिर्फ एक्सेस पैसे को अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करोगे, उसके बाद जो बच गया वो रिफंड कर दोगे। तो अब इसका थम्स अप भेजो। ओके, ठीक है, बस तो दो ही तो केस हैं, दोनों आपने समझ लिए। तो जो क्वेश्चन बोलेगा वो कर देंगे, ठीक है, ओके। चलो, तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। चलो अब इसकी थोड़ी परफेक्शन करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं और आपसे भी करवाते हैं। चलो, तो अब मैं मान लेता हूं कि 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई और उन्हें हमने अलॉट करे 10,000 शेयर्स, ठीक है, यही होता है ना प्रोराटा। 15,000 एप्लीकेशंस आई और उन्हें हमने अलॉट करे 10,000 शेयर्स। अब मान लेते हैं 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए हैं एप्लीकेशन के, 3 रुपए हैं अलॉटमेंट के, 2 रुपए हैं कॉल के, और लिखा है, यहां लिख देता हूं, लिखा है एडजस्ट टिल अलॉटमेंट। बस ये लिखा है कि एडजस्ट टिल अलॉटमेंट, बस अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है। चलो, तो अब 2 सवाल आप सॉल्व करके बताओगे। आप एक तो ये बताओगे कि अलॉटमेंट पर कितने रुपए एडजस्ट करे, एक तो ये बताओगे, और अगर कोई रिफंड है इफ एनी तो वो बताओगे कितने रुपए है। तो ये 2 आंसर दो कि अलॉटमेंट पर कितने रुपए एडजस्ट करोगे और अगर कोई रिफंड भी है तो कितने रुपए है। ओके, क्या बात है, अच्छा जी। ओके, चलो, तो 99% बच्चों का सही, और इतनी जल्दी सही। ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो बड़ी जल्दी बच्चों ने बताया, एक बार मैं भी कर लेता हूं गणित। तो अगर हम पूरी गणित करें, वैसे कर लें एक बार पूरी गणित सिर्फ देखने समझने के लिए,
तो 15,000 एप्लीकेशंस के 5 रुपए उन्होंने लोगों ने हमें दिए होंगे 75,000, जबकि देने उन्हें चाहिए सिर्फ 10,000 एप्लीकेशंस के हिसाब से या शेयर्स के हिसाब से 5 रुपए, यानी 50,000। तो इसका मतलब मैंने उनसे कितने रुपए एक्सेस या एक्स्ट्रा ले लिए हैं? मैंने उनसे 25,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए हैं, इसका मतलब है ना, मैंने उनसे 25,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए हैं। अब मैं उनसे जब अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा, 10,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट के 3 रुपए हैं, तो मैं उनसे अब 30,000 रुपए मांगूंगा। तो वो क्या बोलेंगे लोग कि साहब हमारे 25,000 रुपए एडजस्ट कर लो अलॉटमेंट पे। तो बस, तो आप 25,000 रुपए एडजस्ट कर लोगे उनके, तो 25,000 रुपए उनके क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे। तो 25,000 रुपए, इसका मतलब आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हो। और फिर मैंने पूछा था क्या कुछ रिफंड भी है? नहीं, रिफंड नहीं है, रिफंड नहीं है, क्योंकि 30,000 लेने थे और 25 ही एडजस्ट हुए, तो अभी भी उनसे 5 जो है वो बकाया राशि बची है। 5 मैं उनसे ले लूंगा, मैं कहूंगा लाओ भाई 25 एडजस्ट कर ले, 5 मुझे दे दो। तो रिफंड कुछ नहीं है, 5 मैं लूंगा उनसे। तो सही भेजा था बच्चों ने आंसर, वेरी गुड। तो अब भेजो सब बच्चे थम्स अप कि सबको ये क्लियर। ओके, ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है ना, अब एक और करते हैं, एक और करेंगे अब। ठीक है अगला एग्जाम्पल ओरल, ये सब ओरल एग्जाम्पल हैं। अब आपको ऐसा तेज बना दिया जाएगा। चलो, अब ब्रेकअप हो गया चेंज, 6-2-2, सेम सवाल सेम कहानी। अब निकालो, सेम सवाल सेम कहानी, बस ब्रेकअप में हल्का सा ट्विस्ट कर दिया है। तो अब आप निकालें कितने रुपए एडजस्ट करोगे और अगर कुछ रिफंड है तो कितना। अच्छा, ओके, ओके जी। ओके, चलो तो करके देखते हैं, फिर करने के बाद बताना। तो आंसर तो आए हैं बच्चों के, लेकिन पहले मैं करूंगा, फिर देख के मुझे बताना। सिंपल कहानी रखनी है, सिंपल कहानी रखनी है। 15,000 एप्लीकेशन आई हैं और उन्होंने 6 रुपए दिए होंगे, तो उन्होंने 90,000 रुपए दिए। 10,000 हमने उनको शेयर अलॉट करे, तो उन्हें 6 रुपए के हिसाब से सिर्फ 60 देने चाहिए थे। तो यानी कि वो कितने रुपए एक्स्ट्रा दे चुके हैं? उन्होंने हमें 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, मतलब पब्लिक ने हमें 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक है, तो एक बार पहले आगे बढ़ने से पहले बताओ, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? अब एक्स्ट्रा निकालना आ गया, तो थम्स अप भेजो एक्स्ट्रा। ओके, ओके, ठीक है, तो मतलब यहां तक तो अब सबको आता है। अब ये बताओ, अब ऐसे इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, अभी भी कई बच्चे क्या रटने में लगे हुए हैं,
पहले विजुअलाइजेशन सीखो, फिर बाद में स्पीड आएगी। अब इमेजिन करो आपकी जेब में 30,000 रुपए एक्स्ट्रा रखे किसी के, पब्लिक के 30,000 रुपए आपकी जेब में एक्स्ट्रा हैं, ऐसा सोचो, इमेजिन करना जेब में 30,000 रुपए एक्स्ट्रा रखे हैं आपने। अब ये बताओ कि पब्लिक से आप अलॉटमेंट पर कितने रुपए मांगोगे, अलॉटमेंट पर आप पब्लिक से कितने रुपए ड्यू, मतलब कितने रुपए मांगोगे, बताओ जरा, एक बार बताना, पब्लिक से अलॉटमेंट पर कितने रुपए मांगोगे? हाँ, वेरी गुड, ठीक ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, 2 रुपए मांगोगे, वेरी गुड। तो अब मैं देखो, अब विजुअलाइज करें, अब पब्लिक के मेरी जेब में 30,000 रुपए ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, अब मैं उनसे कह रहा हूं लाओ 20,000 दो, लाओ 20,000 दो, तो पब्लिक क्या कहेगी, साहब जो एडजस्ट, जो पुराने एक्स्ट्रा हैं वो एडजस्ट कर लो। तो मैं उनके पैसे एडजस्ट करूंगा, कितने रुपए एडजस्ट करूंगा उनके मैं 20,000 रुपए तो एडजस्ट कर लूंगा, मैं उनके 20,000 रुपए तो एडजस्ट कर लूंगा, और अभी भी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बच गए, अभी भी। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि बस अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है, तो अब ये 10,000 मैं उनसे कहूंगा साहब ये बच गए 10,000, ये आपको मैं रिफंड कर देता हूं। तो अभी भी जो 10,000 रुपए बच गए वो मैं उनको क्या करूंगा, रिफंड करूंगा, तो वो मैं रिफंड कर दूंगा। तो अब मुझे थम्स अप भेजो कि समझ आ गया। कई बच्चों ने हालांकि आंसर भेज दिए थे, तो अब एक फाइनल थम्स अप भेजो इस एग्जाम्पल का। ओके 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 ओके, एक बच्चा कह रहा है एक बार पॉइंट फिर से बता दो, ठीक है फिर से बता देता हूं। ओके, ठीक है, ठीक है, तो दोबारा सब बच्चे दोबारा देखो ध्यान से, पहले समझना सीखो, अब विजुअलाइज करो। चलो अब मैं पैसे लेकर आ रहा हूं घर से, ये लो। अब स्टेप बाय स्टेप देखो, ये 30,000 रुपए हैं, ये 30,000 रुपए हैं, मुझे पहले ही मिल चुके थे, लोगों से पहले ही मिल चुके हैं 30,000 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है ना। अब अलॉटमेंट का दिन जब आया तो मुझे उनसे 2 रुपए लेने, मुझे अलॉटमेंट के दिन 2 रुपए लेने, 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं, तो मैं उनसे 20,000 रुपए मांग रहा हूं कि 20,000 दे दो, और उन्हीं से मैंने 30,000 एक्स्ट्रा ले रखे हैं। थोड़ा अपने ऊपर लगा के देखो ना भाई, मान लो आपकी क्लास 12th की फीस 20,000 रुपए है और मैं आपसे 30,000 रुपए ऑलरेडी ले चुका हूं, अब मैं कह रहा हूं लाओ 12th की फीस दो, तो आप क्या बोलोगे, सर आपने पहले ले तो रखी है, मैं कहूंगा हाँ बच्चों याद आ गई, तो मैं आपके 20,000 रुपए कहूंगा चलो ये तो हो गए, एडजस्ट हो गए। अभी भी मेरे पास कितने बच गए आपके एक्स्ट्रा, अभी भी 10,000 बच गए कि नहीं बच गए, बच गए। अब ये 10,000 या तो मैं आपके बीकॉम में लगा लूं, एडजस्ट कर लूं, वो सवाल ने मना कर दिया, कह रहा है एडजस्ट टिल अलॉटमेंट ओनली, बस अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है, पैसा नहीं, आगे नहीं करना। तो अब ये 10,000 क्या करूं, मैं खा जाऊं, आपको ना दूं, तो कहोगे सर हाँ दो ना, तो 10,000 आपको रिफंड करूंगा। चलो अब भेजो थम्स अप। ओके ठीक है, तो अब सब बच्चे क्लियर कह रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर। हाँ पहले विजुअलाइज करना है, अभी बाद में रटना है, पहले विजुअलाइज करना है। ओके चलो अब एक और देते हैं, मान लेते हैं कंपनी के पास अप्लाई हुए 20,000 शेयर और अलॉट हुए 10,000 शेयर, ठीक है, प्रोराटा 15 रुपए का शेयर है, मान लेते हैं 7 रुपए हैं एप्लीकेशन के, 3 रुपए हैं अलॉटमेंट के, 5 रुपए हैं फर्स्ट कॉल के, और लिखा है एडजस्ट करो टिल अलॉटमेंट
सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है, ये लिखा है सवाल में, अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। तो बताओ फिर से वही दो सवाल बताओ, अलॉटमेंट पर कितने रुपए एडजस्ट करोगे, और अगर कोई रिफंड है तो रिफंड बताओ, अगर है तो। ये देखो, अब बच्चों ने कईयों ने इतनी जल्दी जवाब देने शुरू कर दिए, ये है कहानी। तो ऐसे होती है प्रैक्टिस, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो ऐसे मुंह जबानी आंसर निकलेंगे, ना कोई टेबल बनानी ना कोई वर्किंग करनी, आपका दिमाग दौड़ेगा, दिमाग में आपको निकलेगा कि क्या रिफंड है। ओके, चलो जी, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ तो देखो, नलायक से नलायक बच्चा आंसर भेज रहा है, मतलब क्लास का नलायक से नलायक बच्चा जल्दी से आंसर भेज रहा है, तो इसका मतलब ये प्रमाण है, इसका मतलब ये सबूत है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। नलायक से नलायक बच्चे ने जवाब दिया कि सर 40,000 रुपए एडजस्ट करेंगे हम, 40,000 नहीं सॉरी 30,000 रुपए एडजस्ट करेंगे हम, और 40,000 रुपए रिफंड करेंगे सर हम। वेरी गुड, तो नलायक से नलायक बच्चे ने जवाब दे दिया। चलो तो अब थम्स अप भेजो कि भाई सबको ये क्लियर हो गई कहानियां। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड, क्लियर, ठीक है ना। चलो ठीक है, और एक एक चलो आपका मन गणंत ले लेता हूं ताकि आपके मन की भी भड़ास निकल जाए। बताओ कितने शेयर अप्लाई करवाने चाहते हो, बताओ कितने शेयर अप्लाई करवाने चाहते हो और कितने अलॉट करवाने चाहते हो। जो आप बोलोगे, जो मुश्किल से मुश्किल सवाल बनाओ बच्चों, आपको आज कसम है, प्रोराटा की कसम है, मुश्किल सवाल बना के दिखाओ। कितने अप्लाई करूं, आप बनाओ मुश्किल। 57,000 अप्लाई करे, चलो ठीक है, बताओ अलॉट कितने करे, अलॉट कितने करें, मुश्किल बताओ। नलायको अलॉट कम होंगे, 1 करोड़ भेज रहा है, 57 से तो कम होंगे, तभी तो प्रोराटा होगी। हाँ चलो ठीक है, 44 ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब बताओ कितने रुपए का शेयर करना है, एक शेयर की फेस वैल्यू बताओ। ठीक है 500, ये लो 500। ब्रेकअप बताओ, ब्रेकअप बताओ 500 का। हाँ और, हाँ और, ठीक है 460, 39, 1 रुपए, ठीक है बस हो गया, मुश्किल हो गया। ये बच्चों ने खुद बनवाया मुश्किल, ये बच्चों ने कहा ये हो गया मुश्किल, ठीक है। चलो अब इसमें खुद ही निकालो, बताओ अलॉटमेंट पर कितने रुपए एडजस्ट करोगे, एक तो ये बताओ, और कितने रुपए रिफंड करोगे। बताओ अलॉटमेंट पर कितने रुपए एडजस्ट करोगे, खुद ही बताओ, और कितने रुपए रिफंड करोगे, अब निकालो जरा। इन फिगर्स को लिखने से कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा, यही तो समझाना होता है बच्चों आपको। जिन चीजों से आप डरते हो वो गणित है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट तो अभी भी वही लगना है, लगाओ देखो निकलेगा आंसर, वही आप ही निकालोगे। तो बताओ कि कितने रुपए एडजस्ट होंगे और कितने रुपए रिफंड होंगे। हाँ
बताओ ना, कितने रुपए एडजस्ट होंगे और कितने रुपए रिफंड होंगे? कॉन्सेप्ट वही है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, सही बता रहे हैं। तो पहले आपको कितने रुपए मिले अगर निकालना हो? 2,62,20,20,000 रुपए मिले। ये तो मिले 57,000 शेयर इंटू 460। मिलने कितने चाहिए? 44,000 इंटू 460। तो मिलने चाहिए 2,02,40,000। इतने मिलने चाहिए। तो इसका मतलब आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? इसका मतलब आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? तो इसका मतलब सर हमें एक्स्ट्रा मिले कितने रुपए? हाँ, 59,80,000। वेरी गुड, 59,80,000 आपको एक्स्ट्रा मिले, है ना? ये हमारी जेब में एक्स्ट्रा आ गया। अब हम पब्लिक से कहेंगे, लाओ पब्लिक, अलॉटमेंट के पैसे दो 39 रुपए। तो अलॉटमेंट के कितने रुपए आप ड्यू करोगे? अलॉटमेंट के आप कितने रुपए मांगोगे उनसे? 44,000 इंटू 39, 17,16,000। वेरी गुड। तो 17,16,000 रुपए आप उनसे मांगोगे, है ना? तो वो क्या बोलेंगे? भाई पब्लिक ने ऑलरेडी 59,80,000 एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ये पब्लिक के एक्स्ट्रा मेरे पास पड़े हैं, और मैं उनसे अलॉटमेंट पर 17,16,000 मांग रहा हूं। तो वो क्या कहेंगे? साहब 17,16,000 आप एडजस्ट कर लो। तो हम एडजस्ट कर लेंगे, इतने तो एडजस्ट कर लेंगे। तो इतने तो एडजस्ट कर लेंगे 17,16,000। और फिर भी कितने बच गए? फिर भी कितने बच गए वो रिफंड कर देंगे 42,64,000। सही। तो काफी बच्चों ने ये पहले ही आंसर भेज रखा था। तो बस, तो अब ये कुछ भी करते रहो, अब ऐसे तो कुछ भी मुश्किल बनाते रहो, मुश्किल कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। अब जो मर्जी करना, घर में ऐसा करना, अपने छोटे भाई को पकड़ना, बोलना रैंडमली 3 नंबर बोल भाई कोई भी, और यही खेल करते रहना, ठीक है ना? तो कुछ भी करते रहोगे, होगा यही। चलो, तो अब इस कॉन्सेप्ट का भेजो फाइनल थम्स अप, और आज से प्रोराटा का डर खत्म, प्रोराटा की छुट्टी। हाँ, कंडीशन वही है, कंडीशन में वही मान के चल रहा हूं, एडजस्टमेंट टिल अलॉटमेंट, बस। ओके, चलो ठीक है। तो अब जो है, अब हमें अलॉटमेंट का कोई डर नहीं, प्रोराटा का मतलब कोई डर नहीं, अब तो जो मर्जी होता रहे। चलो ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट खत्म। तो पहले उस पार्ट को करा, फिर इस पार्ट को करा। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे फोरफीचर और री इशू को लेकर, ठीक है? फोरफीचर और री इशू को लेकर, और फिर इसी में बाद में बड़ा सवाल ऐड कर देंगे एग्जाम वाला। तो बच्चों, पहले शेयर फोरफीट होता है, पहले शेयर फोरफीट होता है। तो जब शेयर फोरफीट होता है तो हम ये देखते हैं कि कितने रुपए हमने बदमाश से मंगवाए थे, फेस वैल्यू, कॉल्ड अ फेस वैल्यू। फिर हम ये देखते हैं कि उसने कितना प्रीमियम नहीं दिया, उसने कितना प्रीमियम नहीं दिया, नॉट रिसीव्ड। फिर हम ये देखते हैं कि उसने कितने रुपए हमें दिए हैं, उसने कितने रुपए हमें दिए हैं, अमाउंट रिसीव्ड।
जिस पर हम एक 1 बना लेते हैं, और मैं मान के चल रहा हूं कि हमने ऊपर कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोल रखे हैं, तो ये कॉल्स इन अरियर अकाउंट सारे के सारे यहां बंद हो जाएंगे जितने रुपए उसने हमें नहीं दिए, नॉट रिसीव्ड, उस अमाउंट से। तो हम किसी भी बदमाश के शेयर्स को इस तरह से फोरफीट कर लेते हैं। तो किसी भी बदमाश के शेयर इस तरह से फोरफीट करे जा सकते हैं। उदाहरण बना लेते हैं एक छोटा सा। तो मान लेते हैं 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए का प्रीमियम था, ब्रेकअप था 1+1, 4+2 और 5। ठीक है, मान लेते हैं ब्रेकअप था 10+3, मतलब टोटल प्रीमियम 3 रुपए था। एप्लीकेशन में 1 रुपए फेस वैल्यू, 1 रुपए प्रीमियम, अलॉटमेंट पे 4 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल पे 5 रुपए। और उस बदमाश ने हमें एप्लीकेशन दे रखा है बस, लेकिन उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल हमें नहीं दे रखा। तो हम क्या क्या वैल्यूज लिखेंगे? हम क्या क्या वैल्यूज लिखेंगे सर? तो हम लिखेंगे जी, कॉल्ड अप फेस वैल्यू तो पूरे के पूरे 10 रुपए लिखेंगे। प्रीमियम जो है वो हमें 1 रुपए ये वाला तो मिल चुका, 2 रुपए नहीं मिला, तो सिर्फ 2 लिखेंगे। प्रीमियम में सिर्फ 2 रुपए लिखेंगे। इसका थम्स अप भेजो, सबको ये क्लियर है, याद है? ओके, ठीक है। तो एक तो गलती का यही पॉइंट होता है, इसीलिए यहां पे थम्स अप ले रहा हूं, क्योंकि एक तो गलती का यही पॉइंट होता है, बच्चे प्रीमियम नहीं समझ रहे कि क्या लिखना है। प्रीमियम आपको लिखना होता है जो हमें नहीं मिला, ठीक है जी। फिर कितने रुपए मिले? तो हमें मिले सिर्फ 1 रुपए, हमें मिला सिर्फ 1 ही रुपए, ये रहा, बस प्रीमियम लिखना नहीं है। और कितने रुपए नहीं मिले? कितने रुपए नहीं मिले? हमें नहीं मिले 6 और 5 11 रुपए नहीं मिले। तो एंट्री देखो मैच हो गई, डेबिट क्रेडिट मैच हो गए, 10 और 2 12, 1 और 11 12, तो डेबिट क्रेडिट मैच हो गए, एंट्री मैच हो गई। तो ये तो हो गए शेयर फोरफीट। उसके बाद अब शेयर्स को हम रीइश्यू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें तो हम लिखते हैं कितने रुपए का रीइश्यू करा, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें हम लिखते हैं शेयर की पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू सवाल में दी होती है, या तो लिखा होगा फुल्ली पेड अप तो पूरा 10 ले लेना, या लिखा होगा 9 पेड अप तो 9 ले लेना, या लिखा होगा 2 पेड अप 2 ले लेना, जो लिखा हो वो ले लेना, क्या दिक्कत है। और अगर पेड अप ना हो, अगर पेड अप ना हो तो फिर कॉल्ड अप ले लेते हैं। कॉल्ड अप हमें ऊपर पता ही होती है, जैसे ऊपर हमने 10 ले रखी है तो वही ले लेंगे। तो वो डिपेंड करेगा सवाल टू सवाल, तो जो भी दे रखा होगा वो ले लेंगे, ठीक है जी। अब अगर तो शेयर्स आपने प्रीमियम पर रीइश्यू करे तो नीचे आ जाएगा टू एसपीआर। अगर प्रीमियम पर रीइश्यू करा है तो, प्रीमियम पर रीइश्यू करा है तो, और अगर आपने डिस्काउंट पर रीइश्यू करा है, अगर आपने शेयर को डिस्काउंट पर रीइश्यू करा है तो फिर आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट इधर। तो वो डिपेंड करेगा, दोनों में से कोई एक आएगा। ये ऑरेंज वाले जो लिखे हुए हैं इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो प्रीमियम पर इशू करोगे या डिस्काउंट पर इशू करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं प्रीमियम पर इशू नहीं करा, ठीक है जी। अब कुछ मनगढ़ंत फिगर ले लेता हूं। मान लेते हैं कि कंपनी ने रीइश्यू करा 8 रुपए का, रीइश्यू प्राइस है 8 रुपए, और पेडअप मान लो दे रखा है फुल्ली पेडअप 10 रुपए। तो मतलब आप ये समझ जाते हो इससे कि अगर 10 रुपए पेडअप है और रीइश्यू करा है कंपनी ने 8 रुपए का, तो दैट मीन्स कंपनी 2 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। तो वो 2 रुपए आप डिस्काउंट के शेयर फॉरफीचर में लिख ले, तो जिस पर हम एक छोटा सा 2 का सिंबल बना लेते हैं।
तो इस तरह से हम शेयर्स को रीइश्यू भी करवा लेते हैं। इस तरह से हम शेयर्स को रीइश्यू करवा लेते हैं। तो रीइश्यू की एंट्री याद आ गई तो थम्स अप। ओके, अभी आऊंगा मैं, दूसरे डाउट्स पर आता हूं। ओके ठीक है, ठीक है ना। तो शेयर्स रीइश्यू वो कुछ भी हो सकता है बच्चों, कॉम्बिनेशन वो कुछ भी हो सकता है। क्या पता लिखा हो कि आपने शेयर्स रीइश्यू करे मान लो 5 रुपए के, तो ये हो जाएगा। या मान लो उसने लिखा हो शेयर्स आपने रीइश्यू करे 6 रुपए के, तो ये हो जाएगा। या उसने बोला कि शेयर्स आपने रीइश्यू करे 7 रुपए के, तो ये हो जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है। और अगर उसने बोल दिया शेयर रीइश्यू करे 11 रुपए के, 12 रुपए के, 15, 20, 100 रुपए के, तो नीचे प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है ना, वो तो डिपेंड करेगा। अच्छा, फिर हम जो भी हमारा मुनाफा होता है एक्स्ट्रा, यानी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसका एक फॉर्मूला होता है। जिसका फॉर्मूला ये होता है कि जितने भी रुपए हमें यहां मिले होते हैं, यानी जिसको मैं 1 बोलता हूं, 1 का सिंबल, ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो हमने क्रेडिट करा, जितने रुपए हमें उससे मिले हैं, वो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड से, कि आप कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीट से, यानी कितने शेयर आपने फॉरफीट करे। भाई कई बार ऐसा होता है ना, फॉरफीट आपने 100 शेयर कर दिए लेकिन रीइश्यू करे सिर्फ 80 शेयर। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि फॉरफीट करे 100 और रीइश्यू करे 80, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसमें से हम माइनस करते हैं 2 अमाउंट। 2 मतलब जो हम ये वाला डिस्काउंट ऑन रीइश्यू जो लिख रहे होते हैं, ये डिस्काउंट ऑन रीइश्यू है। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू है, ये नाम ये लिखा है, तो हम माइनस कर देते हैं ये अमाउंट, है ना। तो ये आपको याद आ गया होगा। तो एक बार बताओ किस किस को याद आ गया, थम्स अप भेजो। कैपिटल रिजर्व का ये फॉर्मूला याद आ गया? ओके ठीक है, ठीक है जी। चलो तो अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से। मान लेता हूं मैं कि एक ही शेयर फॉरफीट हुआ और एक ही शेयर रीइश्यू हुआ। ध्यान से सुनना है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। आपका पुराना डाउट अब क्लियर होने जा रहा है। एक ही शेयर फॉरफीट हुआ और एक ही शेयर रीइश्यू हुआ, मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड में भी आप 1 लिखोगे और नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट में भी 1 लिखोगे। तो 1/1 करोगे, तो मैंने सोचा चलो इसको हटाई दूं, है ना। तो अब खाली फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया। खाली फॉर्मूला क्या बच गया, ये बन गया। अब इमेजिन करना है, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक शेयर जब फॉरफीट करा तो यहां पर मैंने अमाउंट लिख रखा है 1 रुपी, तो यहां पर अमाउंट लिख रखा है 1 रुपी। और जब मैं उस शेयर्स को अब रीइश्यू कर रहा हूं तो मैं 3 रुपए के डिस्काउंट पर रीइश्यू कर रहा हूं, यहां पर मैंने लिख रखा है 3 रुपी। तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो 1 - 2 करूंगा तो कैपिटल रिजर्व का आंसर -2 आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो बात? कैपिटल रिजर्व का आंसर क्या आना शुरू हो जाएगा, -2। तो ये कैसी बात हुई भाई, ये कैसी गणित हुई, ये कैसी मुंशीगिरी हुई? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता कि भाई कैपिटल रिजर्व में 1 - 2 करने पर आंसर नेगेटिव आ रहा हो। तो ये तो हो नहीं सकता ना, ये तो गलत है। तो दिस इज नॉट अलाउड। कानून में कह रखा है कि ये नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कानून में ऐसा क्यों कह रखा है, इट इज नॉट पॉसिबल? ध्यान से सुनना। अगर मान लो कंपनी रीइश्यू करती 8 रुपए का, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना हो जाता, 2 रुपए। और अगर आप तब भी फॉर्मूला लगाते तब भी आंसर आता -1।
अगर आप तब भी फॉर्मूला लगाते तब भी आंसर आता -1, तो अभी भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये अभी भी नहीं हो सकता। तो कानून ने मना कर रखा है कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि नेगेटिव आनी शुरू हो जाए फिगर। तो सर फिर क्या बात होगी? तो कानून में एक प्रावधान है, यानी प्रोविजन है, वो ये कि अगर आप शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हो तो आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो। आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास यहां पर कितने रुपए हैं। अब जैसे हमारे पास यहां पर सिर्फ 1 रुपए है, तो कंपनी मैक्सिमम सिर्फ 1 ही रुपए का डिस्काउंट दे सकती है, इससे ज्यादा का नहीं दे सकती। यानी कि कंपनी की मजबूरी है कि वो 9 ही रुपए में रीइश्यू करे, क्योंकि जब वो 9 रुपए में रीइश्यू करेगी तब 1 रुपए का डिस्काउंट होगा, तब मेरे कैपिटल रिजर्व में निल आ सकता है। हां, निल आ सकता है, 1 - 1 0 निल आ सकता है, वो अलाउड है, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो अगर कंपनी ने सोचा 8 रुपए का रीइश्यू कर दूं, या कंपनी ने सोचा 7 रुपए का रीइश्यू कर दूं, या कंपनी ने सोचा 6 रुपए का रीइश्यू कर दूं, या कंपनी ने कुछ और सोचा, तो मजेदार बात यह है कि कंपनी ये नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि ऐसा करते ही कैपिटल रिजर्व नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो कानून में प्रोविजन है कि हम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं रीइश्यू पर जितने रुपए हमारे पास यहां रखे हुए हो। हां, मान लो थोड़ी देर ऐसी फिगर चेंज कर रहा हूं, मान लो यहां लिखा होता 4 और ये लिखा होता 8, मान लो ये होता 4 और 8, फिर देखते हैं। तो अगर आपके पास लिखा होता 4 और 8, तो उस हिसाब से आप चाहते तो 9 रुपए का रीइश्यू कर सकते हो, ये भी चल जाता। आप चाहते तो 8 रुपए का रीइश्यू कर सकते हो, ये भी चल जाता। आप चाहते तो 7 रुपए का रीइश्यू करते हो, ये भी चल जाता। आप चाहते तो 6 रुपए का रीइश्यू करते हो, ये भी चल जाता। लेकिन अगर आप चाहते कि मैं 5 रुपए डिस्काउंट दे दूं रीइश्यू पर, या मैं 6 रुपए डिस्काउंट दे दूं रीइश्यू पर, या मैं 7 रुपए डिस्काउंट दे दूं रीइश्यू पर, तो वो आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर आपने ये डिस्काउंट देना शुरू कर दिया तो आपका कैपिटल रिजर्व नेगेटिव आ जाएगा, जो हो नहीं सकता। तो इसीलिए अब सुन लेना ध्यान से जो डाउट्स होते हैं आपके, री इशू पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो अलाउड है वो कितना है, सुन लेना। री इशू पर आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो? आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो री इशू पर? जितने रुपए आपको ऊपर यहां रिसीव हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा देना शुरू कर दोगे तो कैपिटल रिजर्व नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे, और जो हो नहीं सकता। चलो, तो मन की तसल्ली करके थम्स अप भेजना आराम से, फिर अलग अलग कॉम्बो जो आप कहोगे तो लगा के देख लेंगे। हालांकि मैंने सब कवर कर लिया। ओके, तो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि आपने री इशू करे हैं मैक्सिमम डिस्काउंट पर, री इशू करा है लॉ में लिखे हुए मैक्सिमम डिस्काउंट पे, तो उसका मतलब यह है कि आप सिर्फ 4 रुपए अगर यहां लिखे हुए हैं तो उतना ही डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। बाकी एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर कैपिटल रिजर्व निल है तो क्या हम एग्जाम में एंट्री करके दिखाएं, क्योंकि निल की एंट्री तो क्या करनी। हां, हम एंट्री करके फिर भी दिखा देंगे ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि बच्चे को एंट्री आती है और एंट्री का अमाउंट निल है, बस एग्जामिनर को दिखाने के लिए, बस। ठीक है। और एक बच्चे ने पूछा था ऊपर नलायकी भरा सवाल कि सर क्या हम हमेशा इसको एज ए बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? हां, निकाल सकते हो, बशर्ते आपका ये सही हो, ये सही हो और ये सही हो। तो इन तीनों में अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि ये बिल्कुल सही है तो आप इस अमाउंट को बैलेंसिंग फिगर की तरह भी निकाल सकते हो। ओके, तो अब इस कॉन्सेप्ट का भेजो जी थम्स अप फाइनल, फोर फीचर और रीइशू। ठीक है।
इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकता। तो जितना कानून में लिखा है कि भाई जितना हमें इतना डिस्काउंट देना है, अगर 4 तो हम मैक्सिमम 4 दे सकते हैं। तो आप चाहो तो ऐसे रीइश्यू कर लो, ऐसे रीइश्यू कर लो, ऐसे रीइश्यू कर लो, ऐसे कर लो, वैसे नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप 4 रुपए तक का दे सकते हो, 4 से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते। ओके चलो ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बच्चों। अब उसको मैं बैठ के बताता रहूं घंटे भर तो फायदा नहीं है कि भाई मान लो हमारे पास मान लो ये अमाउंट होता 3, ये अमाउंट होता मान लो 9, अगर ये होते तो फिर ये भी अलाउड ना होता, फिर आप मैक्सिमम सिर्फ 3 ही रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते थे। तो बस मुद्दा समझो, मुद्दा ये कि जितना आपको फोर फीचर में वहां मिलता है उससे ज्यादा आप यहां पर दे नहीं सकते, डेबिट नहीं कर सकते। चलो तो अब ये बताओ कि अब आप बड़े सवाल के लिए तैयार हो? 8 नंबरी बोर्ड्स में जो आएगा क्वेश्चन उसके लिए सब बच्चे? ठीक है, ओके चलो चलो तो बोर्ड्स के लिए तैयारी करते हैं कि कैसा सवाल बोर्ड्स के अंदर आएगा। पहले बनाते हैं शेयर, 10 रुपए का शेयर है, उसका बना लेते हैं ब्रेकअप, फेस वैल्यू का ये, प्रीमियम का ये, फिर कंपनी को टोटल एप्लीकेशंस जो मिली मान लेते हैं 5 लाख मिली। ये मनगढ़ंत सवाल बना रहे हैं बच्चों, तो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो टोटल एप्लीकेशन 5 लाख मिली, उसमें से 1 लाख एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी कंपनी ने और 4 लाख एप्लीकेशंस को कंपनी ने, जो अपने 3 लाख शेयर्स थे कंपनी के पास, उन्हें अलॉट करके दे दिया, जिसे आप बोलते हैं प्रोराटा। ठीक है जी। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि बोर्ड्स का क्वेश्चन जो आएगा वो कैसा होता है, उसका फ्रेमवर्क क्या होता है। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में जाहिर सी बात है प्रोराटा तो हो गई, ठीक है, तो ये आ गया प्रोराटा क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन के अंदर एक नॉर्मल ब्रेकअप, तो कुछ ना कुछ तो हो गई अवश्य, वो तो भगवान जाने क्या होगा। फिर एक बदमाश के बारे में लिखा जाएगा। आमतौर पर ये जो होता है ये होता है बड़ा वाला बदमाश, ठीक है। इस बड़े बदमाश ने अप्लाई करे होते हैं 800 शेयर, मतलब मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, और इसे अलॉट हुए होते हैं, इसे अलॉट होते हैं 600 शेयर्स, इसे अलॉट होते हैं 600 शेयर। तो इसने 800 अप्लाई करे होते हैं, 600 इसे अलॉट हुए होते हैं। तो ये खाली एप्लीकेशन देगा, ये खाली एप्लीकेशन देगा, ये आमतौर पे अलॉटमेंट के पैसे नहीं देता, और कंपनी अलॉटमेंट के बाद ही इसके शेयर्स को फोरफीट कर देती है। कंपनी इसके शेयर को क्या कर देती है, फोरफीट कर देती है, ठीक है। और फिर हो सकता है एक छोटा बदमाश और हो और उसके भी शेयर फोरफीट हो जाए, मतलब ऐसी बना देता हूं, एक छोटा बदमाश और होगा, उसके मान लेते हैं उसको अलॉट हुए हैं 1200 शेयर्स, तो वो हमें फर्स्ट कॉल नहीं देगा, और उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट हो रहे होते हैं, और बाद में वो लिख देगा कि कंपनी रीइश्यू कर रही है 1500 शेयर्स, और ब्रैकेट में लिखेगा इंक्लूडिंग ऑल ऑफ, मान लेते हैं छोटे का नाम है बी, कह देगा कि इसमें बी के सारे शेयर्स हैं। मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है ताकि बच्चे को हर पहलू पर परखा जा सके। तो कभी भी वो सभी के सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं करेगा, एक के सारे करवा देगा, दूसरे के थोड़े छोड़ देगा, ताकि बच्चे की
कैपेबिलिटी की जांच हो पाए, तो रीइश्यू करवाएगा 1500 शेयर, जिसमें से कह देगा बी के तो सारे हो गए, तो जाहिर सी बात है बड़े के 300 ही हुए होंगे, और कितने रुपए के हुए एट, वो कुछ भी बोल देगा, एट रुपी मान लेते हैं 9 पर शेयर फुल्ली पेड। ठीक है, इस तरह का तो आएगा बड़ा सवाल। ठीक है, सवाल नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं सवाल में होगा क्या। बोर्ड्स के प्रोराटा हो गया, ये कवर पक्का होगा, एक बड़ा बदमाश होगा वो पक्का होगा, फोर फीचर तो आ ही जाएगा, डेफिनेट सी बात है। तो तीन चीजें इसमें मिली हुई होंगी, तीन बातें इसके अंदर मिली हुई होंगी। तो प्रोराटा या स्टार्टिंग की एंट्रियों पे मैं नहीं जा रहा, वो तो अभी कुछ डाउट या सवाल करोगे तो आपको आती ही है, उसमें मेरे को नहीं जाना। मुद्दे की चीज जो है वो जो आपसे मुझे करवानी है वो ये कि सबसे पहले आप मुझे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, इस पूरे एनालिसिस के अंदर जो बड़ा बदमाश है उसके फोर फीचर की एंट्री करके भेजो, मैं इंतजार कर रहा हूं बड़े बदमाश की फोर फीचर की एंट्री क्या होगी, बस मुझे उसका इंतजार है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे वही गलत करते हैं, बाकी चीजें तो सब आजू बाजू हो ही जाएंगी। तो बड़े बदमाश की शेयर्स की फोर फीचर की एंट्री करके भेजे, मैं इंतजार कर रहा हूं, 5 मिनट का समय है आपके पास। बड़े बदमाश के शेयर्स की फोर फीचर की एंट्री क्या करनी, इसमें सब कुछ है, प्रोराटा भी है और फोर फीचर जो है वो तो है ही है। ओके ओके, तो बच्चों इसमें इस तरह के बदमाश की ही फोर फीचर करना इंपॉर्टेंट है, जिसमें मतलब प्रोराटा भी है, उसके साथ प्रोराटा भी हो रहा है और इस तरह की कुछ बातें दे रखी हैं। चलो तो मैं सॉल्व करता हूं, फिर मुझे बताना। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि इस बड़े बदमाश ने एप्लीकेशन मनी जो हमें दिया वो क्या दिया, इसने 800 शेयर अप्लाई करे और 5 रुपए की एप्लीकेशन है, तो 800 इंटू 5 यानी 4000 रुपए इसने हमें दिए, जबकि इसे देने चाहिए थे, जबकि इसे देने चाहिए थे, अब इसे सिर्फ 600 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो इसे सिर्फ 600 शेयर्स के हिसाब से 5 रुपए देने चाहिए थे, यानी इसे 3000 रुपए ही देने चाहिए थे। तो दैट मीन्स ये बड़ा बदमाश हमें 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे चुका है। चलो तो पहले यहां तक बताओ कि यहां तक सबको समझ आ रहा है, क्लियर है, यहां तक तो सबको एक्स्ट्रा अमाउंट निकालना आता है? ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास आंसर भी आ गए हैं काफी बच्चों के। ओके, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, पहले ये हो गया।
अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अब हम इसके जो 600 शेयर्स हैं और उस पे जब हम ये अलॉटमेंट का मनी उससे मांगेंगे, तो हालांकि ये लिखा है जैसे 3 रुपए फेस वैल्यू और 1 रुपए प्रीमियम, तो हम ये अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग शो करते हैं अपने लिए। तो हम उससे 3 रुपए की फेस वैल्यू और 1 रुपए का प्रीमियम यानी टोटल 4 रुपए लेंगे। तो हम उससे अलॉटमेंट पर ड्यू ऑन अलॉटमेंट हम उससे 4 रुपए मांग रहे हैं। तो 600 शेयर्स हैं और 4 रुपए मांग रहे हो आप, लेकिन आप उसको अलग अलग शो कर लो। फेस वैल्यू अलग शो कर लो 3 रुपए 1800 और प्रीमियम अलग शो कर लो, है ना। तो हम उससे 3 रुपए तो फेस वैल्यू के मांग रहे हैं और 1 रुपए प्रीमियम के मांग रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर हम उससे 1800 फेस वैल्यू और 600 रुपए प्रीमियम के मांग रहे हैं। मांग टोटल 2400 ही रहे। तो वो क्या कहेगा, 1000 रुपए मेरे एडजस्ट कर लो। तो हम उसका ये 1000 रुपए एडजस्ट करेंगे। तो बस नियम ये होता है, कानून के नियम ये हैं कि एप्लीकेशन का एक्सेस मनी जो एडजस्ट होता है हमेशा पहले फेस वैल्यू पर करना होता है, ये नियम है। तो हम इस 1000 रुपए को एडजस्ट जब करेंगे तो फेस वैल्यू पर कर देंगे एडजस्ट पूरे 1000 रुपए को। तो माना ये जाएगा कि ये बदमाश 800 रुपए फेस वैल्यू के नहीं दे रहा। माना ये जाएगा कि ये 800 रुपए फेस वैल्यू के नहीं दे रहा और 600 रुपए ये प्रीमियम के नहीं दे रहा, ऐसे माना जाएगा। इसको ऐसे रीड करना समझो कि हम उससे क्या मांग रहे हैं। हम उससे कह रहे हैं लाओ भाई 1800 रुपए तो फेस वैल्यू के दो और 600 रुपए प्रीमियम के दो, हम उससे ये मांग रहे हैं। तो वो कह रहे हैं 1000 रुपए पुराने एडजस्ट कर लो। तो 1000 रुपए पुराने जो एडजस्ट होंगे वो हमेशा फेस वैल्यू पर होंगे। तो 1800 की फेस वैल्यू में से 1000 एडजस्ट हो गए, तो कितने रुपए बच गए, 800। तो दैट मींस वो 800 रुपए फेस वैल्यू के नहीं दे रहा और 600 रुपए वो प्रीमियम के नहीं दे रहा। तो आपको ये पता लग गया कि बड़ा बदमाश 1400 रुपए नहीं दे रहा। बस ये निकालना होता है कि वो कितने रुपए नहीं दे रहा, 1400 रुपए नहीं दे रहा। तो एंट्री देखो कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट। अब इसमें तो आपको फेस वैल्यू लिखनी है खाली। तो 3 रुपए और 3 रुपए, 3 और 3 6, तो 6 रुपए लिख दो। इसमें लिख लो 6 रुपए। एसपीआर डेबिट, एसपीआर जो उसने नहीं दिया, तो ये 2 रुपए तो दे चुका, बस ये वाला 1 रुपए नहीं दिया। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, इसे बैलेंसिंग फिगर की तरह निकालना। टू कॉल्स इन अरियर, ये अभी लिखते हैं। तो देखो बच्चों, अब उसके 600 शेयर थे, तो 600 इंटू 6 ये हो गया 3600, 600 इंटू 1 ये हो गया 600। ठीक है, ये दोनों आ गए। कॉल्स इन अरियर आपने निकाल लिया। कॉल्स इन अरियर मतलब उसने कितने रुपए नहीं दिए, उसने 1400 रुपए नहीं दिए, ये लिख लो। तो जब ये तीनों ठीक लिख लिए तो शेयर फॉर फीचर की वैल्यू को आप बैलेंसिंग फिगर की तरह निकाल लो। 4200 माइनस 1400, तो ये आ जाएगा 2800 रुपए। बस, तो बड़े बदमाश के शेयर्स की फॉर फीचर की ये एंट्री होगी। तो काफी बच्चों की सही थी, वेरी गुड। तो अब भेजो थम्स अप। ओके, ठीक है ना। तो एग्जाम का जो बड़ा क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, उसमें जो कुछ एक क्रिटिकल पॉइंट होगा वो सिर्फ इसका होगा। अब बाकी सब कुछ नॉर्मल है, मतलब वो तो आपने प्रैक्टिस करी ली, मैं मान के चल रहा हूं। नॉर्मल बैंक वाली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन, ये वो, फिर उसके बाद रीइशू कर लोगे बस। तो क्रिटिकल जो पार्ट है वो खाली इसको लेकर है, बड़े बदमाश को लेकर। ओके, चलो ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है बुकलेट का देखते हैं। 68, तो आप भी आ जाओ। 68 देखते हैं।
X Limited invited application for issuing 50,000 equity share of 10 each. The amount was payable as follows, 2, 2, 3, 3. तो देखो पहले इतना बना लेते हैं, 10 रुपए का शेयर है और उसका ब्रेकअप है 2, 2, 3, 3, है ना। 50,000 शेयर्स हैं कंपनी के। अब लिखा है एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर वर रिसीव्ड, 10,000 वर रिजेक्टेड एंड द मनी वॉज रिफंडेड। शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एक्सेस मनी जो मिला एप्लीकेशंस के साथ वो हमें अलॉटमेंट और कॉल्स तक एडजस्ट करना है। तो इसमें अलॉटमेंट के बाद भी अगर कुछ बच गया तो कॉल्स पे एडजस्ट कर दोगे आप, ठीक है ना। तो हमें टोटल 70,000 एप्लीकेशंस जो मिली, हमने उसमें से 10,000 को तो रिजेक्ट कर दिया और 60,000 को प्रोराटा के हिसाब से अपने 50,000 शेयर्स दे दिए। तो ये बन गई प्रोराटा वाली कैटेगरी। उसके बाद गोपाल हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर पेड हिज एंटायर शेयर मनी विद एप्लीकेशन। अब समझो इस लाइन का मीनिंग समझो, सारी बातें एक तरफ, ये लाइन अकेली एक तरफ। अब आप ये समझो कि मान लो आप गोपाल हो, ठीक है, आप अपने आप को गोपाल बन के सोचो, थोड़ी देर आप गोपाल बन के सोचो, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि यार मैं ना कंपनी से 600 शेयर लेना चाहता हूं और बाद में झमेले में कौन पड़ेगा, सारे पैसे इकट्ठे दे देता हूं, है ना। आप तो ये सोच रहे हो। तो गोपाल ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और उसने अपना सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही दे दिया। तो पहले गोपाल की बात करूंगा, कम से कम 10 मिनट गोपाल के नाम के निकल जाएंगे। अब गोपाल ने अगर 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और उसने तो फुल मनी मतलब पूरे 10 रुपए, तो इसका मतलब गोपाल ने हमें 6,000 रुपए दे दिए। मतलब पहले ही दिन जैसी गोपाल की मेरे पास एप्लीकेशन आई, गोपाल 600 शेयर मांग रहा है, अच्छा, और उसने पूरे पैसे दे रखे हैं, 10 रुपए दे रखे हैं। तो गोपाल के तो मेरे पास 6,000 रुपए आ गए, मैं रख रहा हूं जेब में 6,000, विजुअलाइज करते रहना। गोपाल के 6,000 रुपए रख रहा हूं जेब में, ये लो, ठीक है, 6,000 रुपए गोपाल के जेब में आ गए। अब धीरे धीरे टेक्निकली सोचते रहना, यहां मैं बना देता हूं। हम गोपाल को अब जब शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर 60,000 को 50,000 दे रहे हैं तो गोपाल ने तो 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, तो उसे हमने 500 ही शेयर अलॉट करे होंगे, है ना। गोपाल को 500 ही शेयर अलॉट करेंगे हम। तो गोपाल के तो एप्लीकेशन के सिर्फ 1,000 रुपए बनते हैं, अलॉटमेंट के सिर्फ 1,000 रुपए बनते हैं, फर्स्ट कॉल के सिर्फ 1,500 रुपए बनते हैं और सेकंड कॉल के भी सिर्फ 1,500 रुपए बनते हैं, जबकि वो तो हमें 6,000 रुपए पहले ही दे चुका। अब हिसाब भी अगर लगाओ तो 1,000 रुपए एप्लीकेशन के भी एडजस्ट कर लूं, मान लो अभी भी 5,000 बच गए। 1,000 रुपए अलॉटमेंट के भी एडजस्ट कर लूं तो अभी भी 4,000 बच गए। 1,500 फर्स्ट कॉल के भी एडजस्ट कर लूं तो अभी भी 2,500 बच गए और 1,500 फाइनल कॉल के भी एडजस्ट कर लूं तो अभी भी 1,000 तो बचे हुए हैं गोपाल के एक्स्ट्रा। समझ रहे हो बात। तो मतलब कि गोपाल जो है उसके सारे पैसे तक एडजस्ट करने के बाद फिर भी 1,000 रुपए बच रहे हैं मेरे पास, ये देखो। तो वो 1,000 रुपए गोपाल के रिफंड करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ। पहले गोपाल की वर्किंग समझ लेना। गोपाल ने हमें कितने रुपए दिए, 6,000, और गोपाल के आप सारे के सारे पैसे भी एडजस्ट कर लो तो भी 1,000 रुपए बच रहे हैं, तो वो रिफंड करने पड़ेंगे गोपाल को। तो ये मीनिंग समझ आया तो थम्स अप भेजो गोपाल का। गोपाल की जय हो। हाँ, बच्चों ने भी कहा 1,000 रिफंड होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ठीक है,
तो अब हिमांशु बताना फिर से तो मुश्किल है, सॉरी, खेद है भाई, तुम दोबारा सुन लेना, वीडियो रिप्ले कर लेना, क्योंकि दोबारा ये पूरा खेल नहीं कर सकता। अब बस ये बता देता हूं इन शॉर्ट कि गोपाल ने 6,000 दिए और उसके एप्लीकेशन के हैं 1,000 रुपए, अलॉटमेंट के हैं 1,000 रुपए, फर्स्ट कॉल के हैं 1,500 रुपए, सेकंड कॉल के हैं 1,500 रुपए, तो 5,000 कंप्लीट हो गए, फिर भी 1,000 बच गए जो रिफंड करेंगे। ठीक है, मैं कागज लाके दोबारा खेल नहीं कर पाऊंगा। और बाकी बच्चों को समझ आ गया जी? तो भेजो ना थम्स अप। पहले गोपाल की अंडरस्टैंडिंग खुद से लो। अगर गोपाल आप होते, मान लो आप गोपाल होते और आपने पूरे 600 शेयर्स के साथ 10 रुपए मुझे दे दिए होते, 6,000, तो आप गोपाल की जगह होते और मैं आपको सिर्फ 500 शेयर अलॉट करके देता, तो भाई आप अपनी वर्किंग समझो। आपके मैं एप्लीकेशन के पैसे चलो एडजस्ट कर लूं, अलॉटमेंट के एडजस्ट कर लूं 1,000, फर्स्ट कॉल के कर लूं, सेकंड कॉल के कर लूं, तब भी पैसे कुछ तो बचेंगे ना भाई। मान लो मेरी 12th की फीस है 10,000, बीकॉम की है 10,000, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की भी 10,000, थर्ड ईयर की भी 10,000, 40,000 हो गई। आप में से कोई बच्चा 50,000 आज मुझे दे दे, सर ये लो, तो मैं आपके थर्ड ईयर तक एडजस्ट करके, अब तब भी तो एक्स्ट्रा बचेंगे 10,000, तो वो रिफंड करूंगा। तो ऐसे ही गोपाल के साथ हो रहा है। ठीक है जी, बात समझ आ गई गोपाल की कहानी? तो एक बच्चे को डाउट था इस सवाल के अंदर, तो पहले ये गोपाल का जो पॉइंट है वो डाउट वाला क्लियर हो गया। ओके ठीक है, तो थम्स अप भी आ गए। तो ठीक है, गोपाल की कहानी क्लियर। घोष, who had applied for 6,000 शेयर, failed to pay allotment money and his share were immediately forfeited। अब इस कहानी को देखो, तो देखो ये है कि नहीं है अभी वाली। मैंने कहा था ना एग्जाम में क्वेश्चन देखो, एग्जाम में बोर्ड्स में वही क्वेश्चन आएगा। अब घोष की कहानी क्या है? घोष की कहानी बिल्कुल बड़े बदमाश वाली है। घोष के बारे में लिखा है कि घोष ने अप्लाई करे हैं 6,000 शेयर्स, तो जाहिर सी बात है उसे अलॉट हुए होंगे 5,000 शेयर। तो लिखा है उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और उसके शेयर वहीं फोरफीट कर दिए, बस। तो घोष तो बड़ा बदमाश है ही, जो हमने सीख ही लिया है ना। घोष ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और उसके शेयर्स हमने इमीडिएटली फोरफीट कर लिए। तो घोष के नाम का थम्स अप भेजो। घोष की कहानी क्लियर? ओके क्लियर, ठीक है। तो ये तो अभी अभी सीखा था ना बड़े बदमाश का कैसे करना है फोरफीट, तो ये पोर्शन तो हो ही जाएगा। मतलब इसका कोई लिंक नहीं है, इसका उससे कोई लिंक नहीं है। गोपाल अलग है, घोष अलग है, घोष की कहानी अलग हो गई। उसके बाद दी शेयर वर फोरफिटेड एंड वर रीइशू टू सुल्तान फॉर 20,000। बाद में ये सुल्तान को 20,000 रुपए के रीइशू कर दिए, कॉमा 4 रुपी पर शेयर पेड अप। ठीक है, तो ये पेड अप है 4 रुपए पर शेयर। द फाइनल कॉल मनी, द फर्स्ट कॉल मनी सॉरी एंड द सेकंड एंड फाइनल कॉल वॉज कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जो है वो सबने दे दी। ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल सबने पूरे पूरे पैसे दे दिए, कोई टेंशन नहीं है वहां। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, देखो बोर्ड्स में आया हुआ है, ओपन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर अकाउंट वेयर एवर नेसेसरी। तो देखो जाहिर सी बात है, इसमें कॉल्स इन अरियर कहां खुलेगा? घोष के लिए खुलेगा, है ना, उसने पैसे नहीं दिए। और कॉल्स इन एडवांस कहां खुलेगा? गोपाल के लिए, क्योंकि उसने तो इतने सारे पैसे एडवांस में दे दिए थे, उसने तो न जाने पूरे ही पैसे एडवांस में दे रखे थे। मतलब घोष ने तो एप्लीकेशन तो चलो ठीक है, अलॉटमेंट के 1,000, फर्स्ट कॉल के 1,500, सेकंड कॉल के 1,500 एडवांस में दे रखे थे। तो घोष के नाम का तो मतलब सॉरी गोपाल के नाम का तो 4,000 रुपए का कॉल्स इन एडवांस रहेगा, 4,000 रुपए का। गोपाल के नाम का 4,000 रुपए का कॉल्स इन एडवांस रहेगा। एक बच्चा कह रहा है 4 रुपए पर शेयर पेड अप, मतलब बताओ। अब बच्चे जो है ना, मतलब नशे इतने कर रखे हैं, बॉलीवुड के बाद तुम्हारा नंबर आएगा, एनसीबी तुम्हारे घर आएगी। नशे करके बैठे हो, कह रहे हो पेड अप, मतलब समझाया नहीं था।
री इशू की एंट्री में यहां पर पेड अप बोलता है क्वेश्चन। अब उसने अगर 4 रुपए पेड अप बोला है तो यहां पे 4 रुपए लिख लो। री इशू की एंट्री में अगर वो कह रहा है 4 रुपी पेड अप, तो 4 रुपी पेड अप मतलब यहां 4 रुपी लिखने हैं। हाँ ओके, अब ओके ठीक है। तो क्वेश्चन तो बड़े सिंपल हैं। और 20,000 रुपए का रीशू करा उसने, ये भी दिया है, तो 20,000 रुपए यहां पे लिखने हैं बैंक में। तो बैंक में 20,000 रुपए लिखना, लो अभी एंट्री हो जाएगी, देखो बातों बातों में, ठीक है। 4 रुपए पेड अप, तो 4 रुपए पेड अप का मतलब है 5,000 शेयर्स थे, तो ये भी 20,000 हो गया, बस बन गई एंट्री। तो इसमें ना तो कोई डिस्काउंट है ना कोई प्रीमियम है, सीधी एंट्री रीइशू की हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल 20,000, बस। तो भेजो जी सब बच्चे थम्स अप, जब तक एनसीबी को मैं चिट्ठी लिख रहा हूं तुम्हारे घर का पता देकर कि यहां पहुंचे, यहां तो बच्चे नशे में हैं। ओके चलो, तो ये भी हो गई कहानी, है ना। तो ये देखो एक एग्जाम का क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। तो एक बार स्टार्टिंग में जा रहा हूं जस्ट ये कि भाई एक बार आपसे फाइनल थम्स अप ले सकूं कि मतलब आज जो पढ़ा उससे आपके दिमाग के ढक्कन खुले कि नहीं खुले। तो अब देख लो, ये मेरी तरफ से तो ये पूरी कारीगरी थी आपको सिखाने समझाने की आज की फिलहाल की। तो बस इसको देख के एक बार पहले यहां तक का पूरा फुल फाइनल थम्स अप भेज दो कि ये क्लियर, ये सारी बातें एग्जाम के लिए बिल्कुल क्लियर और आप प्रिपेयर हो गए।